हेलो एवरीवन। सो गाइज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि साइंस होता क्या है, क्यों हमें साइंस लेना चाहिए और साइंस के कौन से ब्रांचेस हमें 11th और 12 में पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज उन सारे ब्रांचेस में से अभी हम लोग आज एक डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। अभी गाइज केमिस्ट्री वर्ड आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में या इससे पहले बहुत बार या कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अभी हम लोग आज डिस्कशन में ये टॉपिक लेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है और हमें अगर 2 साल केमिस्ट्री पढ़ना है तो एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ हमें पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात हमें पता है केमिस्ट्री के बारे में वो ये है कि सर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। चलिए ठीक है सर, आपने ये तो बोल दिया साइंस का ब्रांच है, हम लोगों ने मान लिया। अभी सर केमिस्ट्री में हमें एक्चुअली किसकी स्टडी करना है? तो गाइज आपके सराउंडिंग में कोई भी अगर आप चीज़ उठाओगे तो हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई होती है। ओके, या तो फिर वो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में, या तो गैसियस स्टेट में, बट हर एक चीज़ मैटर से बनी होती है। उस मैटर का ही स्टडी होता है गाइज केमिस्ट्री। मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हमें मैटर की स्टडी करना है। अब कोई लोग मैटर ना बोलते हुए कोई एटम वर्ड यूज़ कर लेता है, क्योंकि हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। या तो फिर कोई एलिमेंट वर्ड यूज़ करता है, या तो कोई कंपाउंड वर्ड यूज़ करता है। तो हम लोग केमिस्ट्री का एक और भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ एटम, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये भी हम लोग बना सकते हैं। बट गाइज एटम, एलिमेंट या फिर कंपाउंड हमें किस में मिलते हैं? तो वो मैटर में मिलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में जो कि मैटर होता है वो इन्हीं चीज़ों से बनी होती है, या तो एटम, या तो एलिमेंट, या तो फिर कंपाउंड। आप तीनों पे की कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। हाँ, अभी एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइन, अभी हमको ये तो बात पता चल गई कि केमिस्ट्री ये साइंस का ब्रांच है जिसमें हमें मैटर की स्टडी करना है। अब आप नेक्स्ट सवाल पूछोगे कि सर मैटर का हमको एग्जैक्टली क्या स्टडी करना है? तो गाइज ये 4 बातों की हमें स्टडी करना है। मैटर का कंपोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके रिएक्शंस। इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन अगर हमें बनाना है केमिस्ट्री का, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मैटर के कंपोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टी, मैटर के स्ट्रक्चर्स एंड मैटर के रिएक्शंस। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर कंपोजिशन मतलब व्हाट डू यू मीन टू, मतलब आप कहना क्या चाहते हो कंपोजिशन? तो देखिए गाइस, कंपोजिशन का मतलब क्या है? मान लो मैं वाटर का स्टडी करने चला गया। वाटर का हमारे सामने आ गया वाटर। अभी ये नाम हमारे सामने आ गया। अभी वाटर भी एक मैटर ही है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैसियस स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो। आप लोगों ने वाटर के तीनों स्टेट देख चुके हो। जैसे अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उसका वेपर होता है, तो वो भी वाटर ही है, बस उसने स्टेट गैसियस हो गया। वाटर तो हम लोग पीते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। और ठंडी के सीजन में बेसिकली अगर आप फ्रीजर में रख दोगे पानी तो वो बर्फ हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो तीनों स्टेट पता है, बट अभी फिलहाल हमें स्टेट के बारे में स्टडी नहीं करना है, बस हमें मैटर का स्टडी करना है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब ये है गाइस कि ये जो मैटर आपके सामने है वाटर, इस मैटर में, इस वाटर में कौन से कंस्टिट्यूएंट है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब वाटर में कौन कौन लोग अवेलेबल है। अब हमें वाटर का फॉर्मूला पता है गाइस H2O, तो हमें ये बात तो पता है कि वाटर में कौन से कंस्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब होता है कंपोजिशन। तो किसी भी मैटर का हमें कंपोजिशन स्टडी करना है केमिस्ट्री में। जैसे मान लो वाटर तो सब लोगों ने बचपन से देखा। मान लो अभी आप जैसे कोविड जैसे सिचुएशन में आप सैनिटाइजर वर्ड बहुत बार यूज कर चुके हो। अभी सैनिटाइजर का कंपोजिशन क्या है? इसका मतलब सैनिटाइजर में कौन से एलिमेंट अवेलेबल है, कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सैनिटाइजर में। तो अगर ये बात आपको पता चलती है, मान लो आपकी स्किन को कार्बन से इन्फेक्शन होता है। अगर आपके स्किन के ऊपर कार्बन आ गया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आपको पता है सैनिटाइजर का कंपोजिशन ये है, मतलब सैनिटाइजर में ये लोग अवेलेबल है, तो आप जरा संभल के रहोगे कि यार सैनिटाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो किसी भी मैटर का कंपोजिशन जानना मतलब क्या है गाइस, उस मैटर में कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल है, कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मैटर बना हुआ है, ये हमें जानकारी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बहुत सारे मैटर है गाइस, जैसे अल्कोहल आप मेडिसिन में भी यूज़ करते हो और लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। और अल्कोहल को बहुत सारे लोग पॉइजन, मतलब जो भी पॉइजन होता है, मतलब किसी को मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए भी हम लोग पॉइजन यूज़ करते हैं। तो उसमें भी अल्कोहल अवेलेबल होता है। तो गाइस अल्कोहल ये भी एक मैटर है, उसका क्या कंपोजिशन है।
फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी एक सॉलिड स्टेट में मैटर ही है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल है, तो इसकी स्टडी हमें करना है। तो हम लोग मैटर की तो स्टडी करेंगे, बट मैटर का क्या स्टडी करना है हमें, कंपोजिशन। और कंपोजिशन का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। मान लो कोई भी मैटर हम लोग स्टडी करने के लिए आ गए, किसी चीज की हमें स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल वाटर की स्टडी करना है, तो हमें वाटर के प्रॉपर्टीज की स्टडी करना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है क्या है। अभी कुछ कुछ बच्चों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी नहीं पता होगा, बट डोंट वरी गाइज, ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। बट आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना तो होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या डिस्कस करना है कि भाई इस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस मैटर की डेंसिटी क्या है, ये मैटर पानी में सोल्यूबल है या नहीं है, किस चीज़ में ये सोल्यूबल है, किस चीज़ में नहीं है, ये सारी बातें प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। ठीक है गाइस। सो किसी मैटर का कंपोजिशन, किसी मैटर की प्रॉपर्टीज, इसका स्टडी मतलब होता है केमिस्ट्री। उसके बाद में गाइस हमें मैटर का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए गाइस, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक मैटर है वाटर H2O। अभी स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ये भी हम लोग ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर का थोड़ा थोड़ा ऊपर का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। अभी गाइस अगर वाटर आप देखते हो तो ये होता है फॉर्मूला H2, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से कंस्टिट्यूएंट लोग हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अभी स्ट्रक्चर से हमें यह बात पता चलेगी कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरह अटैच है। मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। गाइस 2 पॉसिबिलिटी है ना, बट इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है ये तो हमें स्ट्रक्चर निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल उसकी ज्योमेट्री हमें पता होना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली किस तरह से दिखता है। जैसे गाइस आपके सामने 2 एग्जांपल रखता हूं, ग्राफाइट और डायमंड। आप लोगों ने ये दोनों वर्ड सुने होंगे। आप पढ़ाई करते टाइम, लिखते टाइम जो पेंसिल यूज करते हो ना, उस पेंसिल का जो निप होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसे गाइस हम लोग ग्राफाइट बोलते हैं। वो जो मैटर है, वो जो मटेरियल है, वो ग्राफाइट होता है। और डायमंड तो आप लोगों ने देखा होगा, या तो फिर सुना होगा, या तो फिर फोटो वगैरह में आप लोगों ने डायमंड देखा होगा। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ गाइस, अगर आप दोनों का देखोगे कंपोजिशन को, तो गाइस दोनों के दोनों कार्बन से बने हुए हैं, प्योर कार्बन से। मतलब अगर आप ग्राफाइट का कंपोजिशन देखोगे, मतलब ग्राफाइट किससे बना हुआ है, तो टोटली कार्बन से बना है। डायमंड किससे बना है, टोटली कार्बन से बना है, कार्बन के अलावा कोई नहीं है डायमंड में। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि गाइस आप बोलोगे सर डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्राफाइट भी कार्बन से बना है, तो सर दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है दुनिया का, और दिखने में कितना अच्छा दिखता है, बट अगर ग्राफाइट देखोगे तो सॉफ्ट मटेरियल है। आप हाथ से घुमाओगे तो आपके हाथ के ऊपर आ जाता है ग्राफाइट, ब्लैक कलर का। बट अगर डायमंड का भी वैसे ही होता कि डायमंड के ऊपर से हाथ घुमाओ, आपके हाथ में डायमंड आ जाएंगे, तो हर कोई ज्वेलरी की दुकान में जाता, अरे दिखाओ जरा डायमंड, हाथ में लेता, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ को लगाता और रख दो तुम्हारा डायमंड, आ गया हमारे पास डायमंड, ऐसा होता। बट ऐसा तो होता नहीं। बट सर दोनों के दोनों कार्बन से बने हुए हैं, तो इनमें इतना फर्क क्यों? तो गाइस इनका स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करोगे, आने वाले लेक्चर जैसे आपको सॉलिड स्टेट हम लोग लेसन पढ़ाएंगे, उसमें हम लोग यही बातें डिटेल में जानने वाले कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो गाइस स्ट्रक्चर मतलब उसमें ग्राफाइट में कार्बन किस तरह से अरेंज हुआ है और डायमंड में कार्बन किस तरह से अरेंज हुआ है, ये हमें जानकारी मिलती है स्ट्रक्चर से। तो किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है हमें केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। और नेक्स्ट है गाइस रिएक्शन। किसी भी मैटर का रिएक्शन हमें जानना चाहिए। मतलब अगर इस मैटर को हम लोग इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल, अगर आपको मेटल पता होगा तो जनरली मेटल का करोजन चढ़ता है, जंग लगता है। तो अगर आपका मेटल एटमॉस्फेयर में पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो उसके ऊपर करोजन आ जाता है। तो ये हमें चीज़ पता चाहिए। अगर ये चीज़ हमें पता होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ अगर हम लोगों ने मेटल की ला ली तो उस मेटल की चीज़ को हम लोग करोजन से प्रोवाइड कर पाएंगे, करोजन नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर करोजन हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ये रिएक्शन मतलब मैटर बहुत सारे लोगों के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उनकी सारी रिएक्शन हमें डिस्कस करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो गाइस एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपके पास मिल्क है, उसमें आपके मम्मी ने थोड़ा कर्ड डाल दिया। जैसे हम लोग घर पे दही बनाते हैं, तो हमारी मम्मी दही कैसे बनाती है कि रात को थोड़ा मिल्क गर्म कर देती है, उसमें छोटा अमाउंट दही का डाल देती है,
और मॉर्निंग के बाद आप उठने के बाद आपको एक दही बने हुआ दिखता है, तो ये कर्ड बना कैसे? तो गाइज ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ होगा। तो मैटर के सारे केमिकल रिएक्शन हमें पता होने चाहिए, वो हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे आप मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे चीज़, बटर जैसे प्रोडक्ट बनाते हो, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हो मिल्क से। अब ये बन किस तरह से रहे, तो अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आप ये कर पाओगे। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल है, तो हमारी बॉडी किस केमिकल को अंदर ले सकती है, किस केमिकल को नहीं, कौन सा केमिकल हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा केमिकल हमारे लिए पॉइजनस होगा, ये सारी बातें हमें तब पता चलेंगी जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस, केमिस्ट्री आ गई तो रिएक्शन तो आ ही गए। तो ओवरऑल ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है गाइस केमिस्ट्री का। मतलब केमिस्ट्री अल्टीमेटली स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर के किन किन चीज़ों की स्टडी करना है, कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर और उसका रिएक्शन। गाइस और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, बट डेफिनेशन के तौर पे हम लोग इतना ही डेफिनेशन बना देंगे। इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया भी आ जाएगा कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एलिमेंट और कंपाउंड तो हम लोगों ने बचपन में देखा है, हमको तो आता है, बट गाइस हम लोग अभी एकदम बेसिक लेवल पे डेफिनेशन बनाएंगे, आपको जरूर काम में आएंगे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी एलिमेंट क्या होता है। ओके, आप लोग बोल देंगे सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये वो एलिमेंट होते हैं सर। अभी देखो गाइस, एलिमेंट को एक्सप्रेस करने का वे आपका बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। आपको अगर किसी ने सवाल पूछा कि ये चीज हमें बताओ, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपके आंसर में सारे डाउट्स क्लियर होना चाहिए, वो करेक्ट आंसर माना जाता है। अब हम लोग जनरली आपको पूछते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन एलिमेंट की कैसे देते हो कि सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सर ये एलिमेंट्स होते हैं। आपकी डेफिनेशन गलत नहीं है, बट गाइज अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल नाम आपने सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में, डोंट वरी, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियरिटी कर रहा हूँ, क्लियरिटी बढ़ा रहा हूँ आपकी। तो हम लोग अभी एलिमेंट का डेफिनेशन किस तरह से देंगे। आप अगर पीरियोडिक टेबल उठाते हो तो पीरियोडिक टेबल में जितने कितने लोग दिखते हैं, आप बोलते हो सर ये सारे के सारे एलिमेंट है। ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट गाइस मान लो आपको ये बात पता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये बात आपको पता है, बट हम लोगों ने इसको एलिमेंट क्यों बोला, ये बात आपको पता होना जरूरी है। वो हो जाएगा करेक्ट डेफिनेशन एलिमेंट का। अगर वो मुझे रीजन पता है कि इसको मैं एलिमेंट क्यों बोल रहा हूं, मुझे ये तो पता है कि ये एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट क्यों है, ये हमें जानना बिल्कुल जरूरी है, तो वो होगा करेक्ट डेफिनेशन एलिमेंट का। मान लो आपके पीरियोडिक टेबल में, मान लो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 100 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, उससे और भी ज्यादा है, बट हम लोग 100 मार के चलते हैं। अभी उन सारे 100 एलिमेंट को आप लोगों ने बोर्ड के ऊपर लिख दिया और आपने समझ लिया कि भाई ये सारे एलिमेंट होते, मान लिया। मान लो गाइस, लोग चांद पे क्यों जा रहे हैं, लोग दूसरे प्लैनेट पे क्यों जाना चाहते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के लोग इतने दूर का रास्ता क्यों सफर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं गाइस कि हमारे पास मान लो 100 एलिमेंट तो है, और उन 100 एलिमेंट से हम लोगों ने आज तक बहुत कुछ अचीव किया। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाना सीखा, ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने बनाई गाइस 100 एलिमेंट के भरोसे पे। मान लो अगर किसी प्लेनेट पे जाने के बाद हमें और कुछ नया चीज मिली, तो अगर और कुछ नई चीज मिली तो उनसे अगर हम लोग और कुछ नया बना पाए तो हम लोग कैंसर और बहुत सारे डिसीज जैसे जो भी हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है उससे हम लोग बच पाएंगे। तो ये हमारे साइंटिस्ट लोगों का इंटेंशन है कि दूसरे प्लेनेट पे जाने के बाद हमें और कुछ नई चीज मिलती है क्या। मान लो आपकी जो डेफिनेशन है, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को एलिमेंट बोल रहा है, उस डेफिनेशन के भरोसे अगर आप चांद पे चले गए, उससे थोड़ी छोटी मोटी उसका मैटर, चांद पे का मैटर हम लोगों ने ला लिया इंडिया पे, और लैब में हम लोगों ने देख लिया, और हमें पहचानना है कि भाई ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। अब ये तो पीरियोडिक टेबल में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर मान लो ये हाइड्रोजन रहता और हम लोग बोल दिए रहते कि भाई ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन रहता तो एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट कहते हैं, बट हमें ये नहीं पता ना क्यों कहते हैं। तो आपके सामने कोई एक नया सब्सटेंस आ गया जो कि पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अवेलेबल नहीं, तब आप इसको क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे या कंपाउंड? आप बोल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रीजन ही पता नहीं कि एलिमेंट क्यों, हमें किसके बेसिस पे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अगर वो रीजन पता होगा तो आप जरूर जान पाओगे कि भाई ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। आपको बात समझ में आ रही है? तो हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं।
तो हम लोग एक फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल देंगे। वो एग्जाम्पल ये कि मान लो आपके पास एक शुगर का टुकड़ा है, शुगर का छोटा एक दाना है, जैसे मराठी में हम लोग खडी साखर बोलते हैं। तर तुमच्याकडे एक खडी साखर आहे, सपोज खडी साखर एक साखरेचा तुकडा आहे, साखरेचा तुकडा। अभी गाइस इस शुगर को अगर आप ब्रेक करोगे, हाथ से ही ब्रेक करोगे, मान लो आप लोगों ने कुछ ले लिया मेटल का टुकड़ा, उससे आप लोग ब्रेक कर रहे हो, तो शुगर को ब्रेक करने के बाद शुगर पाउडर हो जाएंगे, छोटे छोटे एटम हो जाएंगे। अभी मुझे बताओ, शुगर को ब्रेक करने के बाद आपको शुगर ही मिली या नमक मिला या तीखा तीखा मिला कुछ? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, शुगर को ब्रेक करने के बाद तो शुगर ही मिलेंगी ना। अभी ये एक एग्जाम्पल को हम लोग ये एग्जाम्पल की मदद लेंगे एलिमेंट को समझने के लिए। मान लो गाइस आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम हमें पता नहीं। अगर गाइस इस सब्सटेंस को आप ब्रेक करते जाओगे और ब्रेक करने के बाद वापस आपको वही वही सब्सटेंस मिलेगा, तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोल देंगे एलिमेंट। बट अभी जो ब्रेक करना है वो फिजिकल लेवल पे ब्रेक नहीं करना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ब्रेक करना है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ब्रेक करना है मतलब हम लोग एकदम बारीक लेवल पे जाके उसको ब्रेक करेंगे। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद मतलब बहुत छोटे से छोटा हम लोग टुकड़ा गिराएंगे। तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ब्रेक कर रहे हो, फिर भी आपको वही वही सब्सटेंस मिल रहा है, वही सब्सटेंस मिल रहा है, वही नेचर का सब्सटेंस मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल गाइस मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन का एक रॉड है, मान लो। मुझे बताओ गाइस इस रॉड को मैं ब्रेक करते जाऊंगा फिजिकली या केमिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो आपको तो हाइड्रोजन को ब्रेक करने के बाद तो हाइड्रोजन ही मिलेगा ना गाइस। ऐसा थोड़ी ना होता है हाइड्रोजन को ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन मिल गया। ऐसा होता तो फिर तो बहुत अलग साइंस होता हमारा। आप हाइड्रोजन को ब्रेक कर रहे हो तो हाइड्रोजन ही मिलेगा ना। जैसे शुगर को आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको शुगर ही मिलेंगे ना, नमक थोड़ी ना मिल रहा है। बट शुगर का तो एक एग्जाम्पल हो गया। तो हाइड्रोजन को मैं ब्रेक करूंगा तो हाइड्रोजन ही वापस मिल रहा है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे लिए एलिमेंट। बट अगर गाइस आप वाटर लेते हो, अगर आप वाटर को ब्रेक करोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आप बोलोगे सर पानी को तोड़ने के बाद पानी मिल रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं फिजिकल लेवल पे नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो गाइस आप वाटर को अगर ब्रेक करोगे तो हमको मिल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर को ब्रेक करने के बाद वाटर ही मिला क्या? नहीं, नया कुछ तो भी मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर इसको हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं। हालांकि कंपाउंड का हम लोग डेफिनेशन और अलग बना देंगे, बट एलिमेंट किसको बोलते हैं ये समझ लो गाइस, कि कोई सब्सटेंस को कितना भी ब्रेक करो हमको वापस वही मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। द सब्सटेंस विच कैनॉट ब्रेक इनटू एनी अनदर सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस को आप किसी दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाते, उसी सब्सटेंस में वो ब्रेक होगा, उसको बोलते हैं गाइस एलिमेंट। क्लियर गाइस? तो इसलिए आप हाइड्रोजन को एलिमेंट क्यों बोल रहे हो कि हाइड्रोजन को कितना भी तोड़ो आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा, ऑक्सीजन को कितना भी ब्रेक करो आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा। आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में ब्रेक नहीं कभी कर सकते। ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया और नाइट्रोजन मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो अभी हम लोगों ने चांद पे से कुछ सब्सटेंस ला लिया और हमें पहचानना एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो इसको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे। अगर वापस वही मिल रहा है, या तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे लिए होगा एलिमेंट, या तो फिर कंपाउंड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कंपाउंड। ठीक है गाइस? तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा एलिमेंट का? द सब्सटेंस which cannot break into any another substance is called as element। इसको बोलते हैं एलिमेंट गाइस, और ये आपका डेफिनेशन बिल्कुल चाहिए आपके पास। तो कौन से होते हैं एलिमेंट? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर हमें किसको क्या बोलना है ये पता नहीं। डोंट वरी, उसके भी बारे में आप चिंता मत करो, सारी बातें आपकी होंगी। मतलब कोई कंफ्यूज होता है कि सर एन को नाइट्रोजन बोलते हैं, ये हमें पता ही नहीं। हालांकि आपको आप 11-12 के लेवल पे तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। बट कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर, 10th स्टैंडर्ड तक सीरियस नहीं होते हैं, मतलब सीरियसली नहीं लेते पढ़ाई को, इसलिए वो ये चीज़ें याद नहीं कर पाते। बट डोंट वरी गाइस, आप हमारे लिए उसके भी सोल्यूशन है, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल मैंने वो चीज़ें ली जो आपको ज़्यादातर पता होंगी। तो इन सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट आता है गाइस कंपाउंड। नेक्स्ट होता है कंपाउंड। अभी व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? सर जो एलिमेंट नहीं होते वो कंपाउंड होते हैं, आसान भाषा में ये भी बोल सकते हैं। बट इसके अलावा हम लोग एक फर्स्ट क्लास डेफिनेशन बनाएंगे। उसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ। मान लो आपको घर पे चाय बनानी है। अब चाय आप कैसे बनाते हो? आप शुगर लेते हो, मिल्क लेते हो, वाटर लेते हो,
थोड़ा चाय पत्ती लेते हो, टी लेते हो, इन सारों को आप लोग कंबाइन कर देते हो और हीट करते हो, आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाता है जिसको आप बोलते हो चाय। जैसे हम लोगों ने शुगर ली, हम लोगों ने चाय पत्ती ली, मिल्क लिया, वाटर लिया, और भी कुछ लेना चाहते होंगे तो ले लो। इन सारे लोगों को हम लोगों ने कंबाइन किया और थोड़ा हीट किया, तो हम लोगों को एक नया सब्सटेंस मिल गया, और इस नए सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं चाय। अब मुझे बताओ, चाय पानी है क्या? नहीं। चाय शुगर है क्या? नहीं। चाय मिल्क है क्या? नहीं। चाय तो एक नया सब्सटेंस है जो आप लोगों ने इस नेचर में बनाया। बात समझ में आ रही है गाइस? तो ऐसे हम लोगों ने, ऐसे हमारे जो केमिस्ट लोग हैं, उन केमिस्ट लोगों ने क्या किया कि आपके पास ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को कंबाइन करके नए नए सब्सटेंस बनाए। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने 2 हाइड्रोजन लिए और उसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया, तो साइंटिस्ट लोगों को मिल गया वाटर। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं गाइस, जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे चाय इन सारी चीजों से बन के बनाया, हम लोगों ने इन सारे चीजों को कंबाइन करके बनाया, उसी तरह इन लोगों की जगह हम लोग एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट को कंबाइन करके नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो एलिमेंट को कंबाइन करके बन रहा है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। फिर चाहे आप 2 एलिमेंट लो, चाहे 2 से ज्यादा लो, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके अगर हम कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं नेचर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर गाइस? तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या आ जाएंगी? द सब्सटेंस which is formed by the combination of, ऐसा सब्सटेंस जो कि बना है कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए वाटर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये कुछ कंपाउंड देखा होगा, मैं इसका नाम नहीं लेता क्योंकि आपको पता होगा नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट आपने CH4 देखा तो होगा, ये भी कंपाउंड है। आप लोगों ने H2SO4 देखा होगा, आप लोगों ने NaCl देखा होगा, एक्सेट्रा। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपको किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं तो वो कंपाउंड है, किसी सब्सटेंस में एक से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं तो वो कंपाउंड है, अगर किसी सब्सटेंस में इकलौता कोई चीज़ दिख रहा है तो वो एलिमेंट होगा। तो बड़ा आसान है। तो गाइज ये जो एलिमेंट और कंपाउंड है, ये एलिमेंट और कंपाउंड से ही हमारा मैटर बनता है गाइज। तो अगर हमें मैटर की स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें एलिमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, हमें कंपाउंड का नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग मैटर के इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकेंगे। इसलिए केमिस्ट्री का कोई शॉर्ट में डेफिनेशन देता है कि केमिस्ट्री एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड का स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ये दूसरा डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, ठीक है गाइस। बट मैंने मैटर के सामने इन सारी चीज़ों को रख दिया। अब आप बोलोगे सर फिर एटम क्या कर रहा है बीच में? अब गाइस ये तो बड़ी कॉमन बात है कि हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। हर एक चीज़, आप कोई भी उठाओ, मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, तो गाइस मान लो ये पेन, मान लो किसी सब्सटेंस कोई ना कोई कंपोजिशन तो होगा, बट गाइस ये पेन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है ना, उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक रॉड है, तो गाइस हाइड्रोजन भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा ना। तो अगर आप हाइड्रोजन का छोटा सा एक पार्टिकल उठाओगे, मतलब एक हाइड्रोजन अगर आप उठाओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटम। मतलब हमारी साइकिल कैसी हो गई गाइस? अगर हम लोग साइकिल देखेंगे तो हमारी साइकिल क्या है, देखो हमारा जो कंपाउंड है, मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा हटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लेना ये, ठीक है? मैं ये चीज हटा देता हूं। आपका जो कंपाउंड है, आपका जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड किससे बना है गाइस? एलिमेंट से। एलिमेंट को कंबाइन करके ही कंपाउंड बनता है ना। सो एलिमेंट से आपका कंपाउंड बना। और गाइस एलिमेंट किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। एलिमेंट किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? एटम। और इन सबसे क्या बनता है? मैटर। इन सबसे बनता है मैटर। तो गाइस हमें मैटर की जानकारी लेने से पहले हमें कंपाउंड पता चाहिए, उसके पहले एलिमेंट पता चाहिए, और उसके पहले हमें पता चाहिए एटम, ठीक है ना गाइस? तो किसी जमाने में साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि हमारा पूरा यूनिवर्स का सबसे छोटा और सबसे फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो होता है एटम। मतलब एटम के नीचे कोई है नहीं। बट बाद में तो जे थॉमस, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, रुदरफोर्ड वगैरह,
इन सारे लोगों ने मदद की और इनको एक बात पता चली कि भाई एटम के अंदर भी 3 लोग छुपे हुए हैं। अब ये चीज हमें पता है, एटम के अंदर कौन 3 लोग छुपे हुए हैं गाइस? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 लोग हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री का साइकिल देखोगे गाइस ढंग से, तो ये वाला साइकिल है। तो अगर मुझे बताओ, आपको अगर कंपाउंड पढ़ना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या? आपकी स्टडी एलिमेंट की होना चाहिए पहले, जरूरी। आपको अगर एलिमेंट पढ़ना है तो आपको एटम क्या होता है ये जानना बिल्कुल जरूरी है। और अगर आपको एटम स्टडी करना है तो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नॉलेज लेना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए हम लोग गाइस केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग यहाँ से करेंगे। और गाइस हमारा केमिस्ट्री का जो हीरो होता है, जैसे हर मूवी में हीरो होता है ना, उसी तरह हमारे पूरे केमिस्ट्री का जो हीरो है गाइस, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हीरो है, जिसको अब सारी इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर उधर उथल पुथल हो रही है। जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजीज वगैरह, जितने भी नए नए बातें देख रहे हैं, वो सारे के पीछे गाइस इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है। तो हमारे इनफैक्ट केमिस्ट्री ही नहीं, हमारे पूरे साइंस का जो मेन हीरो है गाइस, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करेंगे गाइस? यहाँ से, एटम से करेंगे हम लोग शुरुआत। जिसको एटम का स्ट्रक्चर, एटम के बारे में सारी बातें जिसको ठीक से पता है, वो केमिस्ट्री में आने वाली हर एक चीज़, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ भी वो आसान भाषा में समझ पाएंगा। तो डोंट वरी गाइस, हम लोग आपको इस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे क्योंकि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आएंगी। और समझ में ही नहीं आएंगी तो आपको हर एक चीज़ के पीछे का जो भी रीज़न होता है, वो रीज़न भी आपको आज पता चल जाएगा। आज नहीं, आने वाले लेक्चर में। ठीक है गाइस, सो ये आपको नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है केमिस्ट्री सीखने से पहले। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लिया क्या है, उसमें 2 नए वर्ड आए, एलिमेंट और कंपाउंड, वो हम लोगों ने देख लिए। और हमें अभी केमिस्ट्री का सीक्वेंस पता चल गया कि सबसे पहले हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है और किस सीक्वेंस से हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है। तो पहले हम लोग ये सीक्वेंस क्लियर कर डालेंगे, तो मैटर में जो लोग हैं वो सारे लोग अभी पता है, तो हम लोग इस्तेमाल करके एक एक चीज़ से सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप कि सारा लेक्चर आपको समझ में आऊँगा। फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप या तो फिर मेरे फ़ोन नंबर पे आप पूछ सकते हो, या तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।